नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। रक्षाबंधन पर भाई बहन के बंधन का जश्न मनाते हुए नई दिल्ली के एक स्कूल में स्कूली छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। पीएम मोदी के कक्षा में प्रवेश करते ही स्कूली बच्चों ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें पवित्र धागा बांधा। जैसे ही लड़कियां राखी बांधने के लिए आगे बढ़ी, प्रधानमंत्री मोदी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उनके नाम और कक्षाएं पूछी। एक मनमोहक क्षण में जब पीएम मोदी झुककर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़े तो उनमें से एक लड़की ने उनके गाल पर चुंबन किया। पीएम मोदी कुर्सी पर बैठे स्कूली छात्राओं के साथ बारी बारी से राखी बांधते नजर आए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्कूली छात्राओं और शिक्षकों के साथ एक समूह फोटो भी खिंचवाई। लड़कियों ने पीएम मोदी की कलाई पर जो कस्टमाइज राखियां बांधी, उन पर उनकी तस्वीर बनी हुई थी। भाई और बहन के बीच के शाश्वत बंधन का प्रतीक यह त्योहार पूरे देश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्कूली छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधी। घाटी के सांबा जिले में बीएसएफ जवानों ने स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। 2024 लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के महासचिव के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी जंग फतह करने के लिए माइक्रो प्लानिंग की है। देश भर में कॉल सेंटर खोलकर मतदाताओं को साधने का प्लान बनाया गया है, तो नगर पंचायत अध्यक्षों और मेयरों के सम्मेलन शुरू करने की रणनीति भी बनाई गई है। 2023 के राज्यों के सत्ता में आने और 2024 में 350 प्लस सीटें जीतने का बीजेपी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे अब अमली जामा पहनाने की कोशिश में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ 1 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक किया। इसके बाद पार्टी के महासचिवों के साथ 4 घंटे तक मैराथन बैठक हुई, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाए जाने वाले पार्टी के कार्यक्रमों की भी रूपरेखा बनाई गई। इस तरह से बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण से शहरी वोटों तक को साधने का बीजेपी ने प्लान बना रखा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर के जिला पंचायत अध्यक्षों को चुनाव प्रबंधन में माहिर बीजेपी नेता उनको ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को साधने की ट्रेनिंग दी गई है। इसी कड़ी में अब नगर पंचायत अध्यक्ष, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष के सम्मेलन करने और उन्हें चुनावी टिप्स देने की रणनीति बनाई गई है। शहरी क्षेत्र में बीजेपी शुरू से मजबूत मानी जाती रही है, जिस पर विपक्षी दलों की भी नजर है। बीजेपी शहरी वोटों पर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए स्थानीय शहरी निकाय सदस्यों के ट्रेनिंग देने की विस्तृत रणनीति बनाई गई, ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से जुड़े स्थानीय शहरी निकाय और ब्लॉक स्तर तक के पंचायत सदस्यों को चुनावी कार्यक्रमों में सक्रिय हिस्सेदारी और भूमिका तय की जा सके। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चीन ने हाल ही में एक नक्शा जारी किया, जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। इसी पर अब राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल ने कहा कि मैं इस मसले को लंबे वक्त से उठा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने चीन के मुद्दे पर देश को गुमराह किया है। चीन ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है और प्रधानमंत्री को इस विषय पर बोलना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, वो झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली। मैप की बात तो गंभीर है, क्योंकि इन्होंने जमीन तो ले ली है। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाल ही में कुछ दिनों के लद्दाख दौरे पर थे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी बार बार मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने लद्दाख की जमीन हड़पी है और केंद्र सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। राहुल गांधी का सीधा वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहा है, जिसमें उन्होंने पीएम पर लद्दाख मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बता दें कि चीन ने हाल ही में एक अपना मानक मानचित्र जारी किया था, जिसमें भारत के अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश को अपना अस्थायी हिस्सा बताया। इसके अलावा तिब्बत को भी पूर्ण रूप से चीन का हिस्सा बताया। भारत सरकार की ओर से चीन के इस मैप पर आधिकारिक विरोध दर्ज करा दिया गया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन पर करारा हमला बोला है और इस मैप को एक बेतुका दावा करार दिया। जयशंकर ने कहा कि चीन पहले भी ऐसे नक्शे जारी करता रहा है जिसमें वह दूसरे देशों की जमीन को अपना बताता है। ये उसकी पुरानी आदत है, लेकिन इससे कुछ बदलता नहीं है क्योंकि जो भारत का हिस्सा है वो हमेशा भारत का ही हिस्सा रहेगा। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हमारा क्षेत्र कहां तक है ये हमें पता है, हमें इनकी रक्षा के लिए क्या करना है ये भी स्पष्ट है। सिर्फ बेतुके दावे करने से किसी का क्षेत्र नहीं हो जाता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन के ऐसे दावे बॉर्डर से जुड़े विवादों को और भी जटिल बनाते हैं। मैं तो सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। थैंक यू। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 9 और 10 सितंबर को यह मेगा इवेंट होना है, जिसके लिए सरकार से लेकर आम लोग हर कोई तैयार है। दिल्ली सरकार ने सभी दुकानों, बिजनेसमैन और कमर्शियल प्लेस को निर्देश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों को G20 समिट के दौरान पेड हॉलिडे दे। दिल्ली सरकार ने G20 समिट से पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि सरकार ने निर्देश दिया है कि 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली के सभी जिलों में दुकानें, कमर्शियल और अन्य बिजनेस स्थान बंद रहेंगे। इस दौरान सभी अपने कर्मचारियों को पेड हॉलिडे दें, यानी इन 3 दिनों तक जो छुट्टी रहेगी उस वक्त के लिए किसी की सैलरी ना काटी जाए। बता दें कि समिट के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार ने अलग अलग तैयारियां की हैं। इस दौरान दुनिया के कई बड़े नेता, अफसर, पत्रकार लोग दिल्ली में होंगे। ऐसे में सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेजों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो और ट्रांसपोर्ट में किसी तरह की दिक्कत ना आए। यह ऐसा मौका है जब दिल्ली में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान आए हुए हैं। ऐसे में स्थानीय दुकानदार, बिजनेसमैन उत्साहित हैं। दिल्ली की मशहूर चांदनी चौक मार्केट में भी विदेशी मेहमानों के लिए स्पेशल तैयारी हो रही है। यहाँ के दुकानदार इंग्लिश और फ्रेंच ट्रांसलेटर हायर कर रहे हैं ताकि अगर कोई विदेशी आए तो उन्हें आकर्षित किया जा सके। इस दौरान दुकानदारों द्वारा कॉलेज स्टूडेंट, ट्रेनी और लैंग्वेज स्पेशलिस्ट को हायर किया जा रहा है। चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल का कहना है कि हमारी ओर से इंग्लिश और फ्रेंच ट्रांसलेटर्स गाइड हायर करने की तैयारी है ताकि चांदनी चौक आने वाले विदेशी नागरिकों को कोई दिक्कत ना आए। चांदनी चौक में करीब 1000 वॉलंटियर्स हायर किए जाएंगे। इनका खर्च दुकानदार ही उठाएंगे। इन्हें 8 से 11 सितंबर के लिए तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को मुख्य शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें करीब 29 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। अमेरिका के जो बाइडेन, चीन के शी जिनपिंग समेत दुनिया के कई ताकतवर नेता इस दौरान दिल्ली में होंगे। दिल्ली के तमाम होटल पहले से ही बुक चल रहे हैं। एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार रात 11:50 के करीब ये घटना बताई जा रही है, जहां 5 युवकों ने अमेजन के सीनियर मैनेजर को मौत की घाट उतार दिया। स्कूटी और बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने अमेजन सीनियर मैनेजर हरप्रीत पर गोलियां बरसा दी। घटना के तुरंत बाद हरप्रीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। आरोपियों ने अमेजन के सीनियर मैनेजर हरप्रीत के सिर में गोली मारी, जो आर पार हो गई। हरप्रीत अपने साथी गोविंद के साथ बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान स्कूटी और बाइक पर सवार हो 5 युवक वहां पहुंचे। उन्होंने अचानक हरप्रीत पर गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। गोविंद हंगरी मोमो नाम से मोमोज की शॉप चलाता है। घटना के तुरंत बाद पुलिस दोनों को जग प्रवेश अस्पताल लेकर गई, जहां हरप्रीत को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक हरमनप्रीत की उम्र 36 साल थी और वो भजनपुरा की गली नंबर 1 में रहते थे। वही घटना को लेकर मृतक हरप्रीत के मामा अक्षय का कहना है कि हरप्रीत के सिर में गोली मारी गई है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का अनुरोध किया है। अमेजन के सीनियर मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया।
आधी रात को हुई इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। इंडिया गठबंधन ने मुंबई में होने जा रही विपक्षी पार्टियों की बैठक का पूरा शेड्यूल जारी किया है। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होनी है। बुधवार शाम 4 बजे महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बैठक के बारे में जानकारी दी जाएगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टियों के नेता मुंबई पहुंचेंगे। शाम 6 से 6:30 बजे से अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 6:30 बजे सभी नेता अनौपचारिक बैठक करेंगे। 31 अगस्त को रात 8 बजे डिनर का आयोजन रखा गया है, जिसकी मेजबानी शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक का मुख्य कार्यक्रम शुक्रवार यानी 1 सितंबर को होना है। इसके पहले सुबह 1:15 पर गठबंधन नेता ग्रुप फोटो सेशन करेंगे। इसके बाद बैठक शुरू होगी, जो 2 बजे तक चलेगी। बैठक के शुरू होने के पहले गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा। 2 बजे गठबंधन में शामिल दलों के नेता महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित लंच में हिस्सा लेंगे। दोपहर बाद 3:30 बजे इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और 26 पार्टियों के लगभग 80 नेताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी पहुंचने की संभावना है। चर्चा है कि बैठक में गठबंधन के लिए संयोजक के नाम का ऐलान हो सकता है। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बहनें अपनी भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनकी रक्षा की कामना करेंगी और भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए प्रण लेंगे। ऐसे में अपने परिवार से दूर देश की सरहदों पर तैनात जवान जो हमारी रक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके हाथ रक्षा बंधन पर सूने ना हो, इसके लिए स्कूली बच्चियों ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बच्चों ने जवानों को राखी बांधी तो जवानों ने भी बच्चियों को मिठाइयां खिलाकर उनका आभार प्रकट किया। इसके साथ ही भाई बहन के इस पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स यानी ट्विटर पर कहा कि मेरे सभी परिवारजनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन और भाई के बीच अटूट विश्वास और आगाम प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हमारी संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। मेरा कामना है कि यह पर्व हर किसी के जीवन में स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना को और प्रगाढ़ करे। बता दें कि इस साल राखी का त्योहार 2 दिनों यानी कि 30 और 31 अगस्त को पड़ रहा है। वैसे तो राखी 30 अगस्त को ही मनाई जाएगी, लेकिन भद्रा लगने की वजह से इसका शुभ मुहूर्त रात में है। ऐसे में जिन लोगों के यहाँ उदया तिथि में त्योहार मनाया जाता है, उनके यहाँ रक्षाबंधन 31 तारीख को मनाया जाएगा और जो शुभ मुहूर्त देखकर त्योहार मनाते हैं वो 30 को भी राखी का त्योहार मना सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को फतह करने का बीजेपी ने प्लान बना लिया है। बीजेपी नो रिपीट फॉर्मूले को मध्य प्रदेश चुनाव में अमली जामा पहनाने की कवायद में है, जिसके तहत पुराने नेताओं का टिकट काटकर उनकी जगह पर नए और युवा चेहरे को उतारने की रणनीति है। इसके लिए बीजेपी अपने मौजूदा 40 से 50 विधायकों और 1 दर्जन सांसदों का टिकट काट सकती है। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। सूबे की कमजोर माने जाने वाली 49 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने पहले ही अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और बाकी सीटों के भी जिताऊ कैंडिडेट उतारने की रणनीति पर मंथन कर रही है। बीजेपी ने मौजूदा विधायकों को लेकर सर्वे करा रही है। मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के विधायकों को भी भेजकर एक रिपोर्ट तैयार कराई गई है। विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बीजेपी नो रिपीट फॉर्मूले को आजमाने की कवायद में है। मध्य प्रदेश में मौजूदा जिन विधायकों के खिलाफ उनके ही क्षेत्र में माहौल सही नहीं है या फिर जिनकी उम्र 70+ हो रही है, उन विधायकों की जगह नए चेहरे को टिकट दिए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने मौजूदा 127 विधायकों में से 40 से 50 विधायकों की टिकट काट सकती है। इन विधायकों की जगह पर नए और युवा चेहरे को टिकट देकर विधानसभा में दांव लगाएगी। इसके अलावा बीजेपी बाकी सीटों पर भी मजबूत कैंडिडेट उतारने की कोशिशों में जुटी है। इस तरह से बीजेपी विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से निपटने की रणनीति है। बीजेपी विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 2019 जैसे नतीजे दोहराने की रणनीति बनाई है।
सूबे की 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार क्लीन स्वीप का टारगेट है। सूत्रों की माने तो बीजेपी एमपी में अपने लगभग 1 दर्जन मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। 1-2 मौजूदा लोकसभा सांसदों की ज्यादा उम्र के चलते उनका टिकट कटने की संभावना है। बीजेपी मध्य प्रदेश में अपने कई सांसदों का टिकट काटकर विधानसभा चुनाव के रण में उतार सकती है। बीजेपी सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाने के पीछे विपक्ष के मजबूत उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती देने की स्ट्रेटजी है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह फॉर्मूला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।